हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं गॉस थ्योरम, या इसको आप गॉस लॉ भी कह सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय द परमिटिविटी। यानी इसको हम इस तरह से लिखा, मान लीजिए कोई बंद सरफेस है, कोई क्लोज्ड सरफेस है, इस पर कोई चार्ज Q हमने रख दिया, तो ऐसी स्थिति में इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को अगर हम फाई E से रिप्रेजेंट करें और करते भी हैं तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या आप कह सकते हो कि किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होगा। अगर हम बात करें इसकी, फाई E की वैल्यू आप लिख सकते हो, फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज्ड का साइन हो गई, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, यानी ये हो गया सरफेस का वेक्टर। तो आइए इसको हम करते हैं। देखिए सपोज दैट ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके अंदर हमने चार्ज Q को रख दिया है। जब चार्ज Q को रखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और सभी तरफ होगी, जैसे ये वेक्टर E, ये वेक्टर E, ये हो गया वेक्टर E और यहां पर भी वेक्टर E, यानी इसमें से फ्लक्स निकलेगी। अब इसका जो टोटल सरफेस है उसको हम S मान ले रहे हैं, इस स्फीयर का टोटल सरफेस S हम ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस, और इस सरफेस को हम ds मान ले रहे हैं, वेक्टर ds, जिसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा n कैप। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि जो चार्ज है वो सेंटर पर रखा है, तो ऐसी स्थिति में सेंटर पर ही हम रखेंगे, तो सेंटर से इसके सरफेस यानी इसके सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है उसको हम r मान ले रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, देखिए कूलॉम्स लॉ की बात करें तो देखिए उसमें आपने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए जो फार्मूला आपका है गॉस थ्योरम का, फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E इनटू वेक्टर ds, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हम रखेंगे यहां पर। ठीक, देखिए तो फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए फाई इक्वल हो गया इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये तो वेक्टर फॉर्म है। अब इसका अगर हम स्केलर फॉर्म लिखें तो स्केलर फॉर्म हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब आइए यहां पर थीटा की बात हो रही है, यहां पर एंगल की बात हो रही है, तो देखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए अगर देखिए आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और जो सरफेस हम ले रहे हैं उस सरफेस की बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, जरूरी नहीं यही लीजिए, अगर यहां भी आप लेते हैं तो यहां भी जो ds होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही केस यहां भी, वही केस यहां भी। तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू
0 हो गई। तो आइए इन वैल्यूज को हम इसमें रखते हैं। देखिए इसको हम ट्रेस करते हैं। आपने यहां पर दिया था फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप 0 रखते हो और फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखिए जो हमने लिखा था ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds cos 0 डिग्री। अब आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं। तो फाई e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ ही गया। क्यों, अमाउंट ऑफ चार्ज भी आपको पता रहेगा तो ये भी आपका कांस्टेंट ही माना जाएगा। अब इसके बाद देखिए r स्क्वायर की बात करें तो जो रेडियस होगी वो भी हर जगह देखिए सेम होगी। किसी भी स्फीयर में जो रेडियस होगी वो सेम होगी। अगर यहाँ r है तो यहाँ भी r ही होगी, ये भी r और ये भी। तो ऐसी स्थिति में जो r है वो भी क्या हुआ, कांस्टेंट ही हुआ। तो r भी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर भी कांस्टेंट ही बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया r स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए ds का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा, ये तो आपने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और ds का इंटीग्रेशन केवल s हो जाएगा। अब आगे देखिए फाई e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जो s है, s दिखा रहा है सरफेस ऑफ स्फीयर या एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस s की वैल्यू को हम रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। सिंस यहां आप लिखेंगे s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो फाई e इज इक्वल टू देखिए ऊपर q और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका गॉस लॉ का डेरिवेशन।